दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई, जाने क्यों मगर हर दस्तक पर फ़ानिया के दिल की धड़कन तेज़ हो जाया करती थी। मम्मा तो अपने कमरे में नींद दराज थी, अब भी लरजते कदमों से दरवाज़े तक आई। कौन? पूछा। नायाब हूँ, दरवाज़ा खोलो। लहजा थकमाना सा था। उसने दरवाज़ा खोल दिया मगर दरवाजे से न हटी। ओह, तो तुम वापस आ गई। हालांकि यकीन करो कोई ऐसा पल नहीं रहा जब मैंने दुआ न की हो कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए कि तुम्हारा खूबसूरत चेहरा बिल्कुल मसख हो जाए। इसने इत्मीनान से जहर उगला। हाँ भी नहीं होती। फानिया ने भी इत्मीनान से कहा। नायाब को आग लगी, मुंह में जुबान भी आ गई। इम्प्रेसिव क्या काम है। हटो, तुम्हारी माँ से मिलना है मुझे। वो फानिया को बदतमीजी से धकेलती अंदर की जानिब बढ़ी। नसीमा का इसे देखकर बुरी तरह मूड खराब हुआ। बाबा ने भेजा है मुझे, देखने आई हूँ कौन सा कानून का खजाना हाथ लग गया है कि मकान भी लेकर बैठ गई हैं और तमाम खर्चे भी पूरे हो रहे हैं। वो नसीमा से बोली। तुमसे मतलब नायाब, अपनी मनहूस शक्ल लेकर दफ़ा हो जाओ और अपने बाप से कहो तलाक दे दे मुझे, वरना अदालत गई तो मकान से भी ना हाथ धोना पड़ जाए तुम दोनों भिखारी बाप बेटी को। रासिम इस्लामाबाद पहुंच चुका था और अब इत्मीनान से किस घर के अंदर दाखिल हुआ जहां से पहले ही ऊंची आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मुझे तो पहले ही लगता था, पापा को पहले ही कहा था कि माँ बेटी के चाल चलन। चटाख एक जनाटेदार थप्पड़ पड़ा था नायाब को फानिया से। नायाब हैरत से फटी आंखों से गाल पर हाथ रख के इसकी जुर्रात देखने लगी। यह हिम्मत इसे रेशमा की बख्शी हुई थी जिसकी ब्रेन वॉशिंग ने इसे बुज़दिल और डरपोक से बहादुर और दबंग बना दिया था। खबरदार नायाब, इतने साल तुम्हारा हर जुल्म और ज़्यादती और बकवास बर्दाश्त की है मगर अब नहीं, और हमारे किरदार के बारे में अगर एक लफ्ज़ भी निकाला तो गद्दी गुद्दी से ज़ुबान खींच लूँगी। हमें कुछ कहने से पहले अपने गिरबान में ज़रूर झांकना, और अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फ़ानिया धाड़ी, तुम्हें तो मैं देख लूँगी, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा तेज़ाब से न जलाया तो मुझे नायाब ना कहना। इसके बाद मुझे जेल में क्यों ना सड़ना पड़े। गेट लॉस्ट, जो करना है कर लो, मैं नहीं डरती। नायाब तनपन करती नसीमा कमरे से बाहर निकल गई। सामने ही हैंडसम अपनी पॉकेट पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले इत्मीनान से खड़ा इसे अंदर तक हिला गया। इसके ख्वाबों का शहजादा आज कहाँ से ख्यालों से निकल कर सामने आ गया था। कौन है आप? नायाब ने पुरशौक निगाहों से पूछा। आपसे मतलब जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा घर है। वो ढिठाई से बोली। बिल्कुल नहीं, ये मेरी बीवी फानिया और इसकी माँ का घर है। नायाब के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी मगर इसने हार मानना कब सीखी थी। तुम जानते हो तुम्हारी बीवी कैसे है? तुम्हारी बीवी के कमरे से रंगे हाथों तुम नायाब हो ना? रासिम के कानों में फानिया की पहली मुलाकात की आवाज़ें गूंजी। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुमने मेरी बीवी की बात की, वो जैसी भी हो मगर तुम अपनी बात करो, क्योंकि तुम इसकी जूती के बराबर भी नहीं। वो कहता नायाब को भस्म कर चुका था और अंदर चला गया। वो तनपन करती फानिया को बर्बाद करने के इरादे बांधती वहाँ से निकल गई। रासिम हल्की नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। नायाब, मैंने कहा गो टू, वो कहती बनाती पीछे मुड़ी। जब लफ्ज़ मुंह में ही रह गए, महरून फ्रॉक और पजामे में वो चांदी की तरह दमक रही थी। सामने वाले को देखकर खौफ से रोंगटे खड़े हुए। माँ की तरफ लपकी। मम्मा, ये वो। माँ के पीछे बैठी दुबकी वो थर थर काँप रही थी। इसके तो फरिश्ते भी नहीं सोच पाए थे कि वो इतनी जल्दी इस तक पहुँच जाएगा। नसीमा ने हैरत से बेटी की हालत और इस गबरू जवान अजनबी को देखा जो उससे फानिया को घूर रहा था। क्या बात है बेटा, कौन हो तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं रासिम हूँ, फानिया ने बताया होगा। रासिम सनग्लासेस उतार कर नसीमा के आगे झुका। नसीमा सदके वारी गई। आखिर दामाद आया था, वो दामाद जिसने बेटी को इतनी हिफाजत से अपने पास रखा था। नसीमा ने इसके माथे पर बोसा दिया। फिर वो हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे। नसीमा ने इसे किचन में खाने में ख़ास एहतमाम करने के लिए भेजा तो इसकी गुलू खलासी हुई, क्योंकि वो नसीमा का भी लिहाज किए बगैर हर मिनट बाद से घूरी से नवाज रहा था। फिर वो सॉफ्ट ड्रिंक पीकर ज़रूरी काम का बोलकर बाहर जाने लगा। बेटा खाना तो खा लो। अभी भूख नहीं आंटी, बस डिनर ही करूँगा। ठीक है बेटा। नसीमा मुस्कुराई बगैर तो नसीमा ने किचन में आकर फानिया के लत्ते ले। फानिया कितनी झूठी है, तुम तो कहते थे इसे परवाह नहीं, और देखो कैसे 8 दिनों में पता लगवा कर पहुँच गया। हालांकि तुमने इसको पता भी ना दिया कोई। मगर मामा, वो रूहान से जब कोई अगर मगर नहीं है। सर झाड़ मुँह फाड़ वाला हुलिया दुरुस्त करो और शौहर की खिदमत करो बस। नसीमा ने फैसला सुनाया। ओह, कुछ ज़्यादा ही शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं। फानिया ने दिल में दांत खिचखिचाए। वो घर से निकला, बादशाह की वापसी का पता लगवाना था। हर हाल में इस्लामाबाद से भी आने के चांसेस थे। इस बुज़दिल के वो ज़रूरी काम निपटा कर रात 9 बजे घर पहुंचा। नसीमा इसी का इंतज़ार कर रही थी। वो फ्रेश होकर आया। फानिया ने किचन में छोटे से टेबल पर खाना लगाया। नसीमा की दुर्गत के बाद अब इसने महरून सूट के ऊपर हल्का फुल्का मेकअप कर रखा था। रासिम ने खामोशी से खाना खाया मगर फानिया जानती थी यह तूफ़ान के आने से पहले वाली खामोशी है। वो दिल में जलतु जलालतों का विर्द करती इस बला से हिफाजत की दुआ मांग रही थी।
बेटा तुम नाराज़ हो फ़ानिया से? नसीमा बेगम ने रासिम की गैर मामूली संजीदगी नोट की। फ़ानिया ने पहलू बदला। आंटी से बताया नहीं, अपना कारनामा बगैर मुझे बताए वहाँ से आ गई। रास्ते में कुछ हो जाता तो फिर मुझे बताती, मैं खुद इसे आपसे मिलाने ले आता। सुबह मुझे उम्मीद है हाँ सुबह आप ऑफिशियली तौर पर रुखसती दे देंगी, क्योंकि मुझे सुबह ही निकलना है। वह बगैर इसकी जानिब देखे इस पर बिजलियाँ गिरा रहा था। मगर मम्मा आप चुप करो फ़ानिया, नसीमा ने झिड़का। तुम्हारे लिए फ़ैसले लेने के लिए अभी मैं ज़िंदा हूँ, मरी नहीं। इन्हें फ़ानिया के इस बचपगाना हरकत पर अब जी भर कर ताव आ रहा था। वाकई कुछ हो जाता तो फिर जाओ, जाकर पैकिंग करो मम्मा। मगर फ़ानिया जाओ, खाना खाया गया आंटी, मैं आराम करूँगा। वह कहकर अपने लिए सेट किए के कमरे में आ गया। फ़ानिया रात गए तक माँ के पास दुबकी रही। जब अच्छी तरह यकीन हो गया कि वो बला सो चुकी होगी, तब चुपके से दबे पाँव अपने कमरे में आई। ज़ीरो का पावर बल्ब की रोशनी में पीछे मुड़कर दरवाज़ा लॉक किया और सुख का सांस लिया। बेड पर आई, दुपट्टा उतार कर तकिए के पास रखा और जहनी थकन से चूर बेड पर ढह सी गई। खड़ूस सड़ियल ज़रे लब कोसा और कंपटियाँ सहलाईं, मगर तभी पेट पर कुछ सरसराता लफ्ज़ महसूस हुआ। होश आएगा, बेहद करीबी से जानी पहचानी खुशबू ने इसे अपने हिसार में लिया। वो बौखलाकर सेकंडों में उठी। जब पेट पर रखा वही हाथ इसके गिर्द लिपटा और इसे वापस बेड पर एक हद्दत सी आगोश में खींच लिया गया। आह! इसने चिल्लाना चाहा जब मुकाबिल इस पर बुरी तरह हावी हुआ। हाथ पकड़ कर तकिए से लगाया। खबरदार, ज़रा सी भी आवाज़ आई तो हशर बिगाड़ दूंगा। आप ये क्या कर रहे हैं? छोटी बच्ची हो क्या जो हर छोटी छोटी सी बात समझाऊं कि क्या कर रहा हूँ? तुम्हें नहीं पता क्या कर रहा हूँ? हाथों में जकड़े इसके हाथों पर गिरफ्त और मजबूत की। छोड़े मुझे नहीं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे से व्हाइट पैलेस से कदम बाहर निकालने की? आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। फ़ानिया ने जान छुड़ानी चाहिए, मगर नहीं, इस गुस्ताखी की सज़ा तो मिलेगी जो आज सारी रात तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। फ़ानिया के रोंगटे खड़े हुए। ये कहकर वो मदहोश सा इसकी गर्दन पर झुका था। वो बेहद करीब हुआ तो फ़ानिया को अंदाज़ा हुआ कि वो शर्टलेस है। नहीं, छोड़े मुझे। मगर वो तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। देखते लब इसकी शहरक पर रखे। वो मछली, मैंने कहा। रासिम ने बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। लम्हे काफ़ी फजो खैज थे। वो शिद्दत से इसके नाजुक लबों पर झुका खुद को सैराब कर रहा था। जब आज़ादी बख्शी तो वो निढाल हो चुकी थी। रासिम ने करवट ली और इसे खुद पर गिराया। प्लीज़, मैंने कहा ना। आई एम सॉरी। वो रोहान सी हुई, पलकें भीग चुकी थी, मगर तड़पी तो जब जब कमर से जिप खुलकर शर्ट खिसकती हुई महसूस हुई। रासिम, वो बुखलाई। प्लीज़ दो, कोई मज़ाहमत नहीं। और अब कोई आवाज़ नहीं सुनूँ मैं तुम्हारी। मुझसे दूर जाकर इस सज़ा तो खुद तुमने ही अपने लिए तय की। अब इतना करीब आना पड़ेगा कि दोबारा दूर जाने का सोच कर भी सोच ना पाओ। जज्बात से बोझल गंभीर आवाज़ में वो सरगोशी फ़ानिया की रूह फना कर चुकी थी। मगर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? वट? रासिम को आग लगी। तमाम जज्बात भग से उड़े। तो तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं बगैर मोहब्बत के तुम्हारे करीब आकर अपनी हवस मिटाना चाहता हूँ? रासिम ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़कर एक झटका दिया। वो बोली नहीं, मगर सिसक पड़ी। अगर ऐसी बात होती, यू इडियट, दिमाग से पैदल लड़की, तो पहले ही रात ना छोड़ता तुम्हें, तो भी हर हाथ पार कर लेता। इजहार नहीं किया। मगर क्या तुम्हें मेरी आंखों में नजर नहीं आता कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे? पागल उल्लू का पट्टा हूँ जो तुम्हारे पीछे ख्वार होता यहाँ तक आया हूँ। रासिम ने शदीद गुस्से में दांत पीसे उसे खुद से दूर पटक कर जाने लगा। दरवाजे तक पहुँचा था कि वो तड़क पर उठी और कमर से इससे लिपट कर सिसक पड़ी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मगर फिर से नाराज़ मत हो मुझसे। रासिम बेतहाशा चौंका। पहलू से बाजू से इसे खींचकर सीने में भेजा। मैं कब नाराज़ हुआ हूँ तुमसे? बोलो। अब शुरू से मुझसे नाराज़ थे, आपके साथ ज़बरदस्ती की गई। रासिम को इसके शोशे पर बेतहाशा हंसी आई। पागल लड़की, मर्द से कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। मेरी मर्ज़ी थी तो तुम्हें उठाकर ले गया। जाने में कौन सी कशिश थी जिसने मुझे तुम्हारी जानिब खींचा? मेरी मर्ज़ी थी तो ये निकाह हुआ। तो फिर आप मुझे डांटते क्यों थे? हर वक्त वो से इसी की शिकायतें लगा रही थी। अगर पहली रात की बात कर रही हो तो हुलिया देखा था अपना? वो शर्मिंदा हुई और मज़ीद इसके बाजू में मुँह छुपाया। मुझे भी नहीं मालूम था मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। ये तो तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला। पानी अपना सर इसके चौड़े करते सीने से निकाल कर इसे बेतहाशा से देखा। तो फिर मैंने ठीक किया ना आपको छोड़ कर। कम से कम आपको पता तो चला कि आपको मेरी कितनी परवाह है। हाँ, रासिम ने इसे बाजुओं में भरा। अभी बताता हूँ जान के कितनी परवाह है। फ़ानिया बेतहाशा घबराई, क्योंकि अभी वो पहली वाली ख़तरनाक टोन में वापस आ चुका था। रासिम ने उसे लाकर बेड पर लिटाया और इस पर झुका। रासिम इसकी गर्दन में मुँह दबाया। फ़ानिया इसकी बाहों में पिघली, मगर आज गुरेज नामुमकिन था। वो कंधे से शर्ट खिसकाता अपने दहकते लब रख चुका था। लम्हा लम्हा गुजरती रात के साथ रासिम ने अपने हर अमल से इसे बताया कि इसे इसकी कितनी परवाह है यहाँ, इस पागल लड़की से कितनी मोहब्बत करता है। फ़ानिया को अपनी शिद्दतों से दुनिया भुला दी थी इसने। रिहाब जब भागकर नीचे आ रही थी अपने कमरे की खिड़की से, रीमा ने इसे पाशा के पीछे भागते देखा था।
वो जलकर खाकस्तर हुई और इसी आग में रिहाब को जलाना चाहती थी। वो तनफन करती इसके पीछे आई थी और पिलर के पीछे से झांक कर इसे जाता देख रही थी। रीमा ने इसे बाजू से दबोचकर इसका रुख अपनी जानिब किया। क्या देख रही हो? हाँ, क्या लगता है तुम्हारा, वो जो स्पेशल भागकर आ रही हो? जल्दी बताओ मुझे। रीमा ने इसे गर्दन से दबोचकर पिलर से लगाया। रिहाब इसकी आईने की ओर कसरती हाथ की गिरफ्त मचल कर रह गई। आंसू बहुत तेजी से रवां थे। बोलो, बोलती क्यों नहीं? क्यों कर रही थी पाशा का पीछा? क्यों देख रही थी इसे? फांसना चाहती हो इसे? यार रखेल बनना चाहती हो इसकी? रीमा मुग़लिज़ात बकती फंकारी और इससे पहले कि वो शदीद गुस्से में रिहाब की गर्दन की हड्डियाँ चटका देती, किसी ने पीछे से इसे खींचकर अपनी तरफ घुमाया। वो इस कदर जनाटेदार थप्पड़ पड़ा था कि वो चकरा कर गिर पड़ी। गार्ड्स! पाशा दहाड़ा। गार्ड्स भी बुखलाए इधर लपके। ले जाओ इसे वंडरलैंड, रूम नंबर 25। पाशा ने कोड वर्ड्स में से अपने टॉर्चर सेल के इस कमरे का नाम बताया जहाँ में ढेर सारे मोज़ी कीड़े मकोड़े छोड़ रखे थे। मुझे माफ़ कर दो पाशा। नहीं, रीमा की रूह फना हुई। इससे पहले कि कुछ बोलती, पाशा ने खौफनाक नज़रों से अपने आदमियों को घूरा और उसके जबड़े दबोचा ताकि वो कुछ और ना बोल सके। इसे वहाँ से गार्ड्स इसे वहाँ से ले जा चुके थे, जो लंबे लंबे सांस लेती अपना साहस बेहाल कर रही थी। पाशा पसंद करने वाले अंदाज में इसकी जानिब बढ़ा, बाजुओं से दबोचकर इसे फिर पिलर से लगाया। मसला क्या है? हाँ, तुम्हारे साथ रेशमा को या किसी और का आवाज़ नहीं दे सकती थी? अभी कुछ हो जाता तो वो धाड़ा मेरा जब्त मत आजमाओ। बोलो, मैंने आज तुम्हारी आवाज़ सुननी है। स्पीक क्विकली नाउ। रहाब ने भीगी आंखों से बाजुओं से इसके हाथ हटाए। मैं बोल नहीं सकती, वो इशारा करती फिर बेतहाशा रो दी। वो हाथों का इशारा नहीं था, आसमानी बिजली थी जो पाशा के दिलो दिमाग पर गिरी थी। शायद ही जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो जिससे इसे तकलीफ पहुंची हो। वो हैरत से इसे देखे गया। वो सुर्ख लाल अंगारा आंखें और तने एहसाबों से इसके गिरते आंसुओं को देखता रहा। फिर बिल्कुल बेख्तियार वो मासूम चेहरा हाथों के प्यालों में भरकर अंगूठों से रवानी से बहते आंसू साफ किए। पाशा की नज़र इसके एक एक नक्श को अपनी आंखों से छू रही थी कि भटकती नज़र इन लज़ते नरमो गदास गुलाबी लबों पर ठहरी और इससे पहले कि किसी हक के बगैर वो गुस्ताखी कर बैठता, अपने लब कुचलता पीछे हटा और लंबे लंबे टक भरता वहाँ से निकलता चला गया। अपनी बेख्तियारी पर जी भर कर लानत भेजी खुद पर, क्योंकि मैं इतना बेख्तियार हूँ इसके मामले में बोल नहीं सकती। इस बात से मुझे इस कदर तकलीफ क्यों हुई? मुझे क्या हो जाता है आखिर? उफ़, ये लड़की पागल कर देगी मुझे। शिट, मैं अब वाइट हाउस में आऊँगा ही नहीं। ये ठीक है। वो कनपटिया सहलाता गाड़ी तक आया, फ़ोन मिलाया। हाँ, क्या किया? रीमा का सर फेंक दिया इस रूम में। निकाल लो। पाशा की हुक्मदोली के लिए इतनी सी डोज काफ़ी है इसके लिए, कहता फ़ोन बंद किया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर जन से गाड़ी भगाई, जैसे कोई आसियत, कोई भूत हो इसके पीछे। पीछे रेशमा जो सारी कार्रवाई देख रही थी, इसे पता चल चुका था कि पाशा का कस्बल कैसे निकालने। वो मायने से मुस्कुराती रिहाब के पास आई जो पिलर से टेक लगाए बैठी अब सूसू में मसरूफ़ थी, मगर दोनों हाथ दोनों गालों पर रखे हुए थे। रेशमा इसे अपने साथ लगाए अंदर ले गई।